एक स्टार चमकता है, पॉइंट ऑफ लाइट, उसको आपको यहाँ फोकस करना है भ्रुकुटी के बीच में। कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, प्रोफेसर, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। 2 मिनट के लिए आपके सारे थॉट्स को आपको शट ऑफ कर देना है और एक पॉइंट ऑफ लाइट पे एकाग्र करना है। तो हम 2 मिनट के लिए ये अभ्यास करेंगे। सबको आंखें खुली रखनी है, आंखें बंद नहीं करनी है आपको। आपने महादेव के जितने भी चित्र और जितनी भी मूर्तियां देखी है, महादेव ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए हैं, उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है। महादेव के जो चित्र देखे आपने शिव शंकर भोलेनाथ के, उसमें आंखें पूरी क्लोज है या पार्शियली ओपन पार्शियली क्लोज है? पार्शियली ओपन पार्शियली क्लोज है। तो जो शिव शंकर भोलेनाथ है, आदि योगी है, तो आपको अगर अभ्यास करना है तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ पे कंसंट्रेट करना है और आंखें पूरी बंद नहीं करनी है। माइंड के अलग अलग थॉट्स को कंट्रोल करना है, जैसे ट्रैफिक कंट्रोलर होता है। हर एक चौक में, चौराहे में एक ट्रैफिक कंट्रोलर पुलिस खड़ा होता है, वो अपने चारों दिशा से आने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। वैसे ये थॉट्स जो चारों दिशा से आ रहे हैं हमारे माइंड में, आपको 2 मिनट के लिए कंट्रोल करना है उनको और साइलेंस का अनुभव करना है पूरी तरीके से। हम स्टार्ट करते हैं। जब एकाग्र किया तो जिनके माइंड में बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे थे, वो समझो उनका माइंड जो है वो सिक है। द माइंड इज नॉट हेल्दी, इट इज सिक। और जिनके माइंड में 2 मिनट के लिए जब हमने कॉन्सेंट्रेट किया, कम थॉट्स आ रहे थे, उनका माइंड जो है वो हेल्दी है। तो एक है फिजिकल बॉडी और दूसरी चीज है फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करने वाला माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल। फिजिकल बॉडी का जो फूड है, यू नो वेरी वेल दैट देयर इज अ फूड ऑफ फिजिकल बॉडी एंड 3 times a day we are giving that food to the physical body. But what about the food of the mind, intellect and soul? Do you know what is the food of the mind, intellect and soul? In Srimad Bhagavad Gita, it is said that नहीं ज्ञाने सदृशं पवित्रम यः विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय, ज्ञान मीन्स नॉलेज, इस ज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। Then my question is, which knowledge? कौन सा प्रकार का नॉलेज? वकील बनने का नॉलेज, इंजीनियर बनने का नॉलेज, डॉक्टर बनने का नॉलेज, आर्किटेक्चर बनने का नॉलेज, टीचर बनने का नॉलेज, कौन सा नॉलेज? द आंसर इज अध्यात्म ज्ञान। इसलिए भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्यानाम।
The spiritual knowledge is the one of the most important knowledge. ये सबसे अच्छी विद्या है, अध्यात्म विद्या नाम। अध्यात्म का ज्ञान, वकील बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का ज्ञान सबसे बेस्ट विद्या नहीं है। आज इंजीनियर्स तैयार हो रहे, डॉक्टर्स तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, लेकिन क्या ह्यूमन बीइंग तैयार हो रहे हैं? एक कॉलेज में गया था, इंजीनियरिंग कॉलेज में, पूना में, सिंहगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। उस कॉलेज में सब जगह मैंने जैसे एंट्री किया, सब जगह एक मिशन लिखा हुआ था, उन्होंने अच्छे से फ्रेम बनाकर उसमें लिखा था, वी आर कमिटेड नॉट ओनली टू प्रोड्यूस गुड इंजीनियर्स बट आल्सो गुड ह्यूमन बीइंग्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग? आज इंजीनियर तो तैयार हो रहे, डॉक्टर्स तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, आईएएस ऑफिसर्स तैयार हो रहे, लेकिन आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल एजुकेशन, सेक्युलर एजुकेशन, उसको बोलते हैं भौतिक पढ़ाई, जिससे आपको डिग्री मिलती है, डिग्री के बाद नौकरी मिलती है, लाइफ सेट हो जाती है बस। लेकिन क्या कैरेक्टर बिल्ड होता है? क्या नैतिकता, मोरल वैल्यूज इंक्रीज हो रहे हैं या डिग्रेड हो रहे हैं? आज के मॉडर्न साइंस के जमाने में क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है ना। तो अध्यात्म विद्या ये अध्यात्म का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अध्यात्म? अध्यात्म का मीनिंग है अधि प्लस आत्मा, ये दो वर्ड्स ये मिलकर अध्यात्म बना। अधि मीन्स इनसाइड, आत्मा मीन्स सोल, द नॉलेज इनसाइड सोल, दैट इज कॉल्ड एज अध्यात्म। तो आत्मा का दो भोजन है, देयर इज द फूड ऑफ द सोल एंड वन ही हैज शेयर्ड दैट ज्ञान। ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, और दूसरा है और एक फूड है। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट सेकंड फूड? तो हमारी बात चल रही थी फूड ऑफ द सोल। वन इज द नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, एंड द सेकंड वन इज द मेडिटेशन। मेडिटेशन को एक अच्छा वर्ड है, उसको बोलते हैं योग। क्या बोलते हैं? योग का मीनिंग जो है, द मीनिंग ऑफ योग, दैट वी हैव डन द मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ दैट। नाउ व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ योग, दैट इज योगासन एंड प्राणायाम, बट दैट इज रॉन्ग। द लिटरल मीनिंग ऑफ योग इज व्हाट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? किसी को पता है? योग मीन्स कनेक्शन। क्या? कनेक्शन। किसका किससे कनेक्शन? द कनेक्शन ऑफ सोल विथ सुप्रीम सोल। इट इज द यूनियन ऑफ सोल विथ सुप्रीम सोल। दिस इज कॉल्ड एज योग। क्यों? बिकॉज आवर सोल इज स्मॉल बैटरी एंड सुप्रीम सोल इज लार्ज बैटरी, इट इज जनरेटर। तो छोटी बैटरी को अगर चार्जिंग करनी है तो बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। आज हम क्या कर रहे हैं? छोटी बैटरी का कनेक्शन दूसरी छोटी बैटरी से जोड़ रहे हैं, और ये हमारी पावर ड्रेन हो जाती है, उसको मिल जाती है। मतलब हमारे इंटेलेक्ट का जो कनेक्शन है, हम किसको याद करते हैं? सवेरे से लेकर रात तक चेक कर लो, जस्ट चेक योरसेल्फ। हमारा कनेक्शन हम किससे जोड़ते हैं? किसको याद करते हैं हम? तो जो याद करना है, जो कनेक्शन जोड़ना है हमारा, वो हाईएस्ट से कनेक्शन होना चाहिए। हाईएस्ट के पास पावर है। वी आर हैविंग लोअर कॉन्शियसनेस, और परमात्मा, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं अल्लाह, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं गॉड, हिंदू लोग बोलते हैं शिव या ईश्वर, उसके पास हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। तो वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस और हमारी कॉन्शियसनेस लोअर है, तो जब उससे कनेक्शन करेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस भी बढ़ जाएगी, और कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी तो हमारी विल पावर बढ़ जाएगी। आज सबकी विल पावर कमजोर हो चुकी है ना। तो विल पावर का मीनिंग है मन शक्ति, आत्मशक्ति, ये विल पावर का मीनिंग है। तो आत्मा की जो पावर है वो कमजोर हो चुकी है, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग द सोल, वी आर नॉट टेकिंग द फूड ऑफ द सोल। हम फिजिकल बॉडी का भोजन तो ले रहे हैं, लेकिन आत्मा का भोजन हम भूल चुके हैं, क्योंकि आज जो हम नॉलेज ले रहे हैं वो सारा का सारा
भौतिक ज्ञान है, और जो आत्मा की नॉलेज है उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एजुकेशन, उसको बोलते हैं पराभौतिकी, बियॉन्ड द फिजिक्स, इट इज कॉल्ड एज मेटाफिजिक्स। जस्ट चेक करो कि मेटाफिजिक्स क्या होता है। मेटाफिजिक्स इट इज द नॉलेज रिगार्डिंग आत्मा एंड परमात्मा। तो आज का जो मॉडर्न साइंस है और स्पिरिचुअलिटी है, और स्पिरिचुअलिटी से आती है साइलेंस की पावर। साइलेंस की पावर माना शांति। मॉडर्न साइंस के साधनों से क्या आपको 100% पीस एंड हैप्पीनेस मिल रहा है? आपने बहुत सारे साधन तैयार कर लिए, आपने टेलीपैथी से मोबाइल आए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, हमने कई सारी चीजें, एयर कंडीशनर आया, हेलीकॉप्टर आए, एरोप्लेन्स आए। क्या हम 100% पीस एंड हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं हमारा पीस एंड हैप्पीनेस और कम होता जा रहा है? टेम्पररी पीस एंड हैप्पीनेस हमें मिल रहा है, नो डाउट, बट आप अगर परमानेंट शाश्वत तरीके से देखेंगे तो हमारा पीस एंड हैप्पीनेस जो माइंड, इंटेलेक्ट और हमारे आत्मा के अंदर का कम होता जा रहा है। तो जो परमानेंट हैप्पीनेस कम हो रहा है क्योंकि हम साइलेंस की पावर को भूल गए और हम साइंस, मॉडर्न साइंस के जो इक्विपमेंट्स है उस पर फंस गए। जैसे सैटेलाइट के थ्रू आज हम दूर की चीजें, हजारों किलोमीटर दूर में जो चीजें है उसको देख सकते हैं नजदीक से। वीडियो कॉलिंग के थ्रू अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति को हम देख सकते हैं। तो ये मॉडर्न साइंस की पावर है, लेकिन उससे भी पावरफुल है साइलेंस की पावर। माँ यहाँ पे हैदराबाद में बैठी है, और आपका नाम क्या है? नितिन। नितिन ने इंजीनियरिंग कंप्लीट करके एमएस के लिए अमेरिका चला गया। तो माँ यहाँ बैठ के नितिन को वीडियो कॉलिंग ट्राई कर रही है, और नेटवर्क मोबाइल का फेल है और वीडियो कॉलिंग कर नहीं पा रही है। तो माँ बच्चे को, नितिन को यहाँ हैदराबाद में बैठ के याद करती है, और वहां नितिन अपने फ्रेंड को बोलता है मेरी माँ ने मुझे याद किया होगा। टचिंग हो रही है उसको। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है नितिन? यस और नो? यस। तो ये जो पावर है ये वाइब्रेशन की पावर है, और वो वाइब्रेशंस हमारे सबसे निकल रहे हैं। ये मन के वाइब्रेशन से, माइंड के थॉट से निकल रहे हैं। ये सूक्ष्म है, आंखों से, these are very subtle in nature, we cannot see by the open eyes, but उसका इफेक्ट है। आज हम मॉडर्न साइंस की चीजों में तो फंस गए, लेकिन हमारी ये मन की शक्ति, वाइब्रेशन की शक्ति को हम भूल गए। आज क्या हो गया कि जो साइंस के साधन है इसमें आप सिर्फ फंस नहीं गए, पूरी तरीके से एडिक्शन हो गया है। वी एडिक्टेड, मोबाइल, इंटरनेट, इससे एडिक्टेड हो चुके हैं हम। हाँ या ना? रील्स देखते रहते हैं तो पता चल जाता है, ऐसे लगता है कि इससे मैं बाहर ही ना हूं। एडिक्शन होता है एकदम। तो ये एडिक्टेड हो गए। वीडियो गेम्स खेलते हैं तो कितने लोग एडिक्टेड है वीडियो गेम से? यहाँ हैंड रेज कीजिए सच्चाई से, कितने लोग एडिक्टेड है? बाहर ही नहीं आ पाता हो। एक ही सच्चा व्यक्ति है। गुड, बहुत बढ़िया लगा मुझे, ऐसे सच्चाई से इंटरेक्टिव सेशन है। ठीक है, तो so 90% youth are habituated and addicted to them, and they have thereby forgotten the power of the self. अरे वो गाड़ी, बाइक स्टार्ट करते हैं, या अभी जो कार्स आ रहे हैं उसमें सेल्फ होता है, सेल्फ ऑटोमेटिक। वैसे जो सेल्फ की पावर है वो हम भूल चुके हैं। गूगल में हम सारी दुनिया को ढूंढ सकते हैं, लेकिन खुद को नहीं ढूंढ पा रहे। साइंस हमें सभी चीजों के सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? मैं कौन हूँ? व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी? मेरा रोल क्या है इस रंगमंच पे? दिस इज अ स्टेज, वर्ल्ड लाइफ स्टेज, एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द डिफरेंट रोल। तो मैं वो नहीं पहचान पा रहा हूँ, मैं खुद को नहीं जान पा रहा हूँ, और खुद को जानने की जो नॉलेज है उसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। और भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को अस्त्र शस्त्र चलाने के, वेपन्स कैसे यूज करने, इसकी विद्या नहीं सिखाई। भगवान ने अर्जुन को कौन सी विद्या सिखाई? मार्गदर्शन।
वे लाइफ कैसे जीना है, आत्मा की नॉलेज दी है, मन को कैसे पावरफुल बनाना है, मन की कंट्रोलिंग पावर कैसे बढ़ानी है, सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है, और स्थितप्रज्ञ पुरुष माना परफेक्ट पर्सनालिटी क्या होती है, लाइफ के अलग अलग इमोशनल सिचुएशंस में कैसी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कैसे आत्मा की शक्ति बढ़ानी है, ये सारी नॉलेज भगवत गीता में है। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ को हम भूलते जा रहे हैं, और साइलेंस की पावर से ही मन और बुद्धि की एकाग्रता आती है। निकोला टेस्ला साइंटिस्ट, जानते हो, निकोला टेस्ला कहते हैं कि विदाउट साइलेंस पावर द पावर ऑफ द साइंस कैन नॉट बी इन्वेंटेड। आप साइंस को इन्वेंट ही नहीं कर सकते हो साइलेंस की पावर अगर नहीं है। और साइंस को ढूंढने के लिए, साइंस को खोजने के लिए जो भी साइंटिस्ट है वो डीप साइलेंस में चले गए। डीप साइलेंस में जाने से ही वो साइंटिफिक थ्योरीज को इन्वेंशन कर पाए। मानते हो इस बात को? लेकिन आज हम साइंटिफिक थ्योरीज को तो यूज कर रहे हैं, लेकिन हम साइलेंस की पावर को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। चाइना में एक थ्योरी बताई है, प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज इन द चाइनीज एडolescents एंड इट्स रिलेशन टू द साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज, चाइना ने यहां तक डिक्लेयर कर दिया कि इंटरनेट इज वन ऑफ द डिसीज। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड दैट इंटरनेट इज द डिसीज। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि एक रिसर्च किया, उसमें बोला कि चिल्ड्रन के ब्रेन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है। हम जब ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं तो ब्रेन की एक्टिविटी लो हो जाती है, और नॉर्मल यूज करते हैं तो ब्रेन की एक्टिविटी हाई रहती है। फेसबुक में तकरीबन 6,89,000 यूजर्स जो है उनके इमोशंस को मैनिपुलेट किया है। मतलब जैसा आप देखते हैं वैसे इमोशंस। समझो हमने कोई दंगा देखा, हिंदू और मुस्लिम का दंगा चल रहा है, उसको सोशल मीडिया पे दिखा दिया तो हम वैसे ही बच जाते हैं। सच्चाई कुछ और रहती है और हम इमोशनल हो जाते हैं, हम भी गलत स्टेप उठा सकते हैं लाइफ में। तो ये सोशल मीडिया से हमारे इमोशनल हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ रहा है। Pay less attention to yourself and pay more attention to your soul. हम सेल्फ के ऊपर आज ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं और सोल के ऊपर अटेंशन ही नहीं दे रहे। उसकी वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी बन रही है, हम जिम में जाते हैं, लेडीज है तो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, तो हम सारे अपने शरीर को सजाने धजाने, उसको सुंदर दिखने, वो अच्छे बाइसेप ट्राइसेप होनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, बीमारी आ गई तो डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए हम 24 घंटे में 1 घंटा भी देते हैं क्या? बताइए। 24 आवर्स में माइंड की एक्सरसाइज करते हो। माइंड में सवेरे से लेकर रात तक निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं या पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं? निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं? क्या होता है? निगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं। तो ये निगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कैसे करना है और माइंड की क्लींसिंग कैसे करनी है, इसकी नॉलेज मॉडर्न साइंस में नहीं दी जाती है। जैसे घर में गार्बेज जमा होता है तो माँ दिन में 2 बार झाड़ू लगाती है। इन द सिमिलर मैनर the garbage is accumulating in our mind and intellect daily. There are 3 monkeys of Mahatma Gandhi ji. Which are those 3 monkeys? बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। हम रोज बुरा सुनते हैं, बुरा देखते हैं, बुरा कहते हैं और बुरा सोचते भी है। चौथा मतलब सारा उल्टा काम करते हैं हम। तो रोज इस मन और बुद्धि में जो गार्बेज एक्यूमुलेट हो रहा है, इसकी क्लींसिंग कैसे करनी है? शरीर पे मैला जमा होता है, डर्ट जमा होता है, तो क्या करते हैं हम? सवेरे सवेरे स्नान करते हैं और लक्स का साबुन लेते हैं और रगड़ रगड़ के लगाते हैं ताकि हमारे शरीर का डर्ट साफ हो जाए। लेकिन मन और बुद्धि के ऊपर जो डर्ट जमा हो रहा है उसकी साफ सफाई कैसे करते हैं?
बताइए, क्या मेडिटेशन रोज आधा घंटा और 1 घंटा स्पिरिचुअल एजुकेशन, ऐसे 1.5 आवर आपको रोज देना है? देते हो क्या? नहीं देते हैं। तो सोल तो फूड नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से हम डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, चिंताएं, सारी मेंटल हेल्थ हमारी बर्बाद हो रही है। और मेंटल हेल्थ हमारी कमजोर हो जाएगी तो हमारी जीवन की जो गाड़ी है वो गड्ढे में चली जाएगी। यस और नो? इसलिए बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील, आईएएस ऑफिसर्स, दे आर कमिटिंग सुसाइड्स। क्यों? उनके पास वो नॉलेज है ना, इंजीनियरिंग की नॉलेज है, डॉक्टर की नॉलेज है, फिर भी सुसाइड कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास आत्मा की नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज नहीं है, अध्यात्म की नॉलेज नहीं है, मन की शक्ति कैसे बढ़ानी है उसकी नॉलेज नहीं है। ये डेवलपर है, इसका नाम है बेनेट फॉडी। बेनेट फॉडी में जब उसका खुद का ही फोकस नहीं लग रहा है तो उसने खुद ही जो वीडियो गेम उसने डिजाइन किया था, उसने डेवलप किया था, उसको खेलने से इनकार कर दिया बेनेट फॉडी ने। फिर ये न्यूरो साइंटिस्ट है, उसने बोला देयर इज अ बिग इंपैक्ट ऑफ द गैजेट्स ऑन चिल्ड्रन। डिस्ट्रैक्शन वेस्ट आवर एनर्जी। जैसे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अगर आपके माइंड में मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रहे हैं, तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है और उसकी वजह से आप डिप्रेशन, टेंशन, ये चीजें महसूस करते हो। अगर आपके माइंड में कम से कम थॉट्स आ रहे तो आपकी एनर्जी बढ़ रही है, विल पावर बढ़ रही है, आत्मा की शक्ति बढ़ रही है। तो आज मॉडर्न साइंस रॉकेट्स के ऊपर, चंद्रयान, मंगलयान, ढेर सारा स्पेसशिप्स के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन जो मन की शक्ति है, ये ऐसा रॉकेट है, ये ऐसा एरोप्लेन है, 1 सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। और ये ऐसी जबरदस्त पावर है जिसको हम भूल चुके हैं। ये मन के संकल्पों की पावर है, ये वाइब्रेशन की पावर है। क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम माइंड को फोकस करने के लिए और मन की शक्ति बढ़ाने के लिए कोई भी समय नहीं दे रहे। आपने टेलीपैथी सुना है? टेलीपैथी स्पिरिचुअलिटी में भी टेलीपैथी है। स्पिरिचुअलिटी में जो टेलीपैथी है, जिसको बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन, वो क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड। जैसे माँ हैदराबाद में बैठी है नितिन की और नितिन अमेरिका में बैठा है, तो मन के विचारों का ट्रांसमिशन हो रहा है ना, तो वो टेलीपैथी है। आज हमारे माइंड की जो थॉट से उसकी पावर कमजोर हो गई, इसलिए ट्रांसमिशन उसमें गड़बड़ा आ रहा है, ट्रांसमिशन प्रॉपर हो नहीं रहा है। तो जितने माइंड के जो थॉट्स है वो शुद्ध रहेंगे, प्योर थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, उतना ट्रांसमिशन अच्छा होगा। और अभी हम किसी को फोन पे भी कोई बातें बोलते हैं तो भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है, किसी को 10 बार कोई बातें बताते हैं तो भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमारे स्पीच का इफेक्ट कम हो चुका है और माइंड का इफेक्ट तो उससे भी कम हो चुका है, क्योंकि थॉट्स की जो पावर है वो भी कमजोर हो चुकी है पूरी तरीके से। तो आज जो डॉक्टर्स है, मेडिकल साइंस वाले, जब पेशेंट उनके पास जाता है, उसका कोई ऑपरेशन होना होता है, तो वो भगवद गीता पढ़ने के लिए देते हैं कि ये स्पिरिचुअल बुक है, दिस इज नॉट अ रिलीजियस बुक। तो ये पढ़ने के लिए देते हैं। हमारी जो स्पिरिचुअल वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज है, ये इंप्रूव करने के लिए, हमारी विल पावर इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि पेशेंट जब ऑपरेशन थिएटर जाने वाला है, उसके पहले घबराया हुआ होता है, स्केयर्ड ऑफ, और उसको चांसेस रहते, इतना डर रहता है कि क्या होगा, और ऑपरेशन से पहले हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि भगवद गीता पढ़िए, क्योंकि उनको पता है कि हमारी मेडिकल साइंस की जो नॉलेज है वो लिमिटेड है और जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो अनलिमिटेड है। सो स्पीच इज अ सिल्वर एंड द थॉट्स ऑफ द माइंड इज गोल्ड। मतलब स्पीच में जो मेरे पावर है उससे ज्यादा पावर मेरे मन के संकल्पों में है, माइंड के थॉट्स में। जो जितना सूक्ष्म रहता है वो उतना पावरफुल रहता है। एटम, जो मैटर के अंदर एटम रहता है वो सूक्ष्म रहता है बहुत, लेकिन एटम का एटम बॉम्ब बन के सारी दुनिया का विनाश कर सकता है। कितना पावरफुल है एटम बॉम्ब, समझ में आ रहा है?
वैसे माइंड के थॉट्स जो है वो सूक्ष्म है लेकिन बहुत पावरफुल है, उसका इफेक्ट बहुत जबरदस्त है। ये जो वाइब्रेशन की पावर है इसका असर मन के वाइब्रेशंस का इतना ज्यादा होता है कि पुराणों में एक बात बोलते हैं कि जो ऋषि मुनियों के जो आश्रम होते थे उसमें शेर और बकरी, शेर तो फेरोशियस एनिमल है, क्रूएल एनिमल है, हिंसक, वायलेंट, और जो बकरी है वो तो सीधा साधा, बकरी या गाय सीधा साधा जानवर है। तो ये वाइब्रेशन का कमाल है क्योंकि आश्रम का जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वो मंत्र जाप से, मेडिटेशन से और जो भी वहां स्पिरिचुअल नॉलेज बताया जाता है उसकी वजह से वो वाइब्रेशन प्योर हो चुका है और उस वाइब्रेशंस का असर उस शेर के ऊपर भी हो सकता है। तो दूसरा और एक एग्जांपल, एक पेट डॉग है और एक जंगल में रहने वाला डॉग है। इन दोनों में कौन सा डॉग ज्यादा बीमार पड़ता है, बढ़ सकता है? पेट डॉग। क्यों पेट डॉग? क्यों व्हाई? बिकॉज ये जो पेट डॉग है ये किसके साथ रह रहा है? ह्यूमन बीइंग के साथ रह रहा है और ह्यूमन बीइंग, उसका फैमिली, वो बीमार पड़ते हैं तो ह्यूमन बीइंग इज द मेन एक्टर ऑन द स्टेज और बाकी के सारे साइड एक्टर्स है, ये एनिमल्स, ये पशु पक्षी, ये सारे साइड एक्टर्स है, नेचर, माउंटेन्स, these are all साइड एक्टर्स। तो मनुष्य जो मेन एक्टर है उसके वाइब्रेशंस का असर कुत्ते पे भी पड़ता है, प्राणियों के, सभी नेचर के ऊपर, सबके ऊपर पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो मनुष्य के वाइब्रेशंस अगर बिगड़ गए तो सारी सृष्टि के, सारे नेचर के वाइब्रेशंस भी बिगड़ जाते हैं। तो अभी एनिमल्स को सुधारने के पीछे नहीं पड़ना है, बहुत लोगों को ये समझता ही नहीं। अभी सबसे बड़ा एनिमल जो ह्यूमन बीइंग है उसको सुधारना चाहिए, वो सुधर गया तो सारी दुनिया सुधर गई। तो वाइब्रेशंस का असर कैसे ज्यादा हो सकता है ये मैं बता रहा था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है पता है आपको? व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू क्रिएट सो यू, एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो और जैसा आप इमेजिन करते हो वैसा ही आप क्रिएट करते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को याद कर रहे हैं और अचानक उसका ही फोन आता है, रिंग बजती है, होता है ना? क्यों होता है? ये आपके मन के संकल्पों के वाइब्रेशन की ताकत है सारी की सारी। तो आज इन सारी चीजों को हम भूलते चले जा रहे हैं। थॉट ट्रैवल थ्रू द एनवायरनमेंट। तो निकोला टेस्ला साइंटिस्ट, उनकी बात मैंने बताई। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि व्हाटएवर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस आई हैव डन इन माय लाइफ बिकॉज ऑफ द इंस्पिरेशन एंड गाइड ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता मेरा इंस्पिरेशन है, गाइड है, उसकी वजह से मैं ये सारी डिस्कवरीज कर पाया। और निकोला टेस्ला कहते हैं the gift of mental power comes from God। जन्म से हम सबको एक गिफ्ट मिला हुआ है। That gift is, क्या गिफ्ट मिला है? बुद्धि, इंटेलेक्ट। ये जन्म से सबको गिफ्ट मिला हुआ है, सबको अलग अलग मिला है। और अगर हमें उस इंटेलेक्ट को, इस बुद्धि को पावरफुल बनाना है तो निकोला टेस्ला कहते हैं if we concentrate our mind on that truth, that divine power, उस divine power से अगर हम concentrate करेंगे तो we become in tune with this great power। Similar हम उसके जैसे बन जाएंगे। जैसा बुद्धि से संग करेंगे वैसा ही रंग चढ़ेगा। कोई किसी चोर को याद कर रहा है तो चोर के संस्कार आएंगे उसके अंदर। कोई किसी डकैत को याद करेगा या कोई मिलिटेंट है और मिलिटेंट के वीडियो देख रहा है, उसकी बायोग्राफी पढ़ रहा है, बार बार उसकी चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है तो उसके अंदर वैसे ही संस्कार आएंगे। तो निकोला टेस्ला कहते कि वो जो सुप्रीम पावर है इससे अगर आप कनेक्शन जोड़ते हो तो उसके समान इक्वल आप बन जाओगे। तो जो साइंस की पावर है, मॉडर्न साइंस की, इस मॉडर्न साइंस की पावर की वजह से हमारी साइलेंस की पावर कमजोर हो रही है।
भगवत गीता में राजयोग की शिक्षा, राजयोग की शिक्षा बताई है। आपने एक पिक्चर देखा होगा जिसमें महादेव सप्तर्षियों को एज अ टीचर, एज अ सद्गुरु नॉलेज दे रहे हैं। तो ये राजयोग की शिक्षा है। ये राजयोग की शिक्षा, ये स्पिरिचुअलिटी सिर्फ गॉड या ईश्वर या शिव के द्वारा इस सृष्टि में दी जाती है। मॉडर्न साइंस जो है ये ह्यूमन बीइंग ने अपने इंटेलेक्ट से इन्वेंट किया है, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस जो है वो स्वयं भगवान के द्वारा नॉलेज दिया है। तो ये स्पिरिचुअल साइंस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग? जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, उस कॉलेज में लिखा था वी आर नॉट कमिटेड टू प्रोड्यूस गुड इंजीनियर्स बट आल्सो गुड ह्यूमन बीइंग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग? बीइंग मींस, और ह्यूमन मींस ह्यूमन स्केलेटन, जो आपको सामने दिख रहा है, ह्यूमन स्केलेटन। और बीइंग मींस एनर्जी। वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है? आत्मा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ क्या है? एनर्जी neither created nor be destroyed, only one form of energy can be transformed into another form। वो एनर्जी माना आत्मा है। भगवत गीता बोलती है कि जैसे हम ये कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। एक शरीर छोड़ दिए, एक फिजिकल बॉडी छोड़ दिए, दूसरा फिजिकल बॉडी धारण करती है। तो वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, आत्मा क्या करती है? वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कभी मरती नहीं है, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन कंप्लीटली फिजिकल बॉडी के ऊपर है। तो बीइंग मींस एनर्जी, एनर्जी मींस प्राण शक्ति, उसको और एक नाम है चेतना, उसको और एक नाम है कॉन्शियसनेस, और उसको और एक नाम है वो है बीइंग या एनर्जी, आत्मा, स्पिरिट, सोल। तो जो आत्मा है, ठीक है, इसकी पावर को हम भूल चुके हैं, लेकिन उसका ध्यान कैसे करें? सॉल्यूशन बताइए। अभी प्रॉब्लम तो बता दिया आपने, सॉल्यूशन बताइए। और इसकी बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो रही है, रीजन भी बताइए। व्हाई द बैटरी ऑफ सोल इज गेटिंग डिस्चार्ज एंड हाउ टू चार्ज दिस बैटरी, दोनों बताइए। ठीक है, अभी सबसे पहले आत्मा इस बॉडी में कहां रहती है, आपको पता है? हाँ जी बताइए। वेरी गुड। आपका नाम? साई कृष्ण। वाह, मेरे अहोभाग्य, मैं साई कृष्ण से मिला आज की मॉर्निंग में। बट साई कृष्ण ने बोला आत्मा यहां रहती है। साई कृष्ण क्या प्रूफ है आत्मा यहां रहती है? प्रूफ, विदाउट प्रूफ कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आत्मा यहां रहती है, यहां क्यों नहीं रहती, यहां क्यों नहीं रहती, यहां क्यों रहती? इसका प्रूफ ये है, भगवत गीता का एक रेफरेंस देता हूं मैं। भ्रूर मध्य प्राण आवेश संवेगा, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। ये भ्रुकुटी है, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। इसको बोलते हैं उत्तमांग। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन से? आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ऐसी 10 इंद्रिय है। और इस 10 इंद्रियों का जो कंट्रोलर राजा है, किंग है, वो कौन है? वो है आत्मा, कंट्रोलर। ब्रेन नहीं, ब्रेन इज ऑल्सो वन ऑर्गन। अगर आत्मा निकल गई तो 1 सेकंड में डेड बॉडी बोलते हैं, डेड बॉडी है। और आत्मा जब तक है तब तक डेड बॉडी नहीं। आपका ब्रेन को भी प्रॉब्लम आ गया तो भी डेड बॉडी नहीं है वो, समझ रहे हैं? तो आत्मा जो है वो उत्तमांग में रहती है, टॉप। राजा, किंग हमेशा टॉप में बैठता है या नीचे बैठता है? टॉप में बैठता है। ये टॉप है, इसको बोलते हैं उत्तमांग। यहां से सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। सूर्य एक जगह रहता है, सारी संसार को प्रकाशित करता है, लाइट देता है। वैसे आत्मा जो है एक जगह रहती है, सारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, इल्यूमिनेट करती है। तो आत्मा का स्थान ये है। और एक प्रूफ है इसका, वन मोर प्रूफ आपके सामने। प्रूफ, भारत की कन्या माता है, यहाँ पे बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग जो है
यहाँ पे टीका लगाता है, किसी ने भी नहीं लगाया। तो ये आत्मा की टिकने की निशानी है। भारत के ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, उसको लग रहा है ये फिजिकल बॉडी ही सब कुछ है, लेकिन अपनी रियल आइडेंटिटी आई एम अ सोल वो भूल चुका है। तब भारत के ऋषि मुनियों ने ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा, ट्रेडिशन शुरुआत की। आज ये ट्रेडिशन बन के रह गई। आज हम इसके स्पिरिचुअल सीक्रेट को भूल गए। हम मार्केट में जाते और चमकीली एकदम और अच्छी डिजाइन वाली बिंदी ढूंढते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि यहाँ आत्मा रहती है करके। समझ में आ रहा है? तो सोल इज सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। ठीक है, इसलिए किसी को शूट करना है ना, आप छाती में, पेट में कितनी भी बुलेट्स शूट करो तो फिर भी आधा एक घंटा जिंदा रह सकता है। हॉस्पिटल में लेके जाओ तड़पता रहता है। एक ही गोली यहाँ मार दी या यहाँ मार दी, एक सेकंड में खेल खलास, बिकॉज द सोल इज सिचुएटेड हियर। तो ये आत्मा का रहने का स्थान है। तो ये आत्मा का भोजन, फूड ऑफ द सोल मैंने आपको बताया। और आत्मा का जो भोजन है हम भूल चुके हैं। जैसे मोटर गाड़ी का भोजन अलग है, मोटर गाड़ी के ड्राइवर का भोजन अलग है, वैसे आत्मा का भोजन अलग है, शरीर का भोजन अलग है। तो आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है पूरे दिन में? मॉर्निंग 4 o'clock, इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सवेरे 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय, उस समय साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और उस समय 4 बजे उठ जाओ। रात को कितने बजे सो जाते हो आप लोग आजकल? 2 बजे 3 बजे सोते हो ना, कोई 4 बजे भी सो जाता है। ये लाइफस्टाइल हो गई। जबकि शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में बोला है रात के 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का जो समय वो राक्षस काल है, राक्षस काल। उस समय सो जाना चाहिए। Early to go to bed, early to rise, next man healthy and wise। लेकिन हम एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो सवेरे उठ के कितनी भी प्रॉब्लम्स रहे लाइफ में, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? कलयुग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैड कंपनी, संग दोष। ये बैड कंपनी की वजह से हम किस रास्ते में गलत जा रहे हैं हमको पता ही नहीं चलता है। तो सवेरे उठ के सेल्फ स्टडी, सेल्फ माना आत्मा और स्टडी माना अभ्यास, जिसको भगवत गीता में बोला है स्वाध्याय, आत्मा का अध्याय। खुद को टाइम दीजिए सवेरे उठ के और अपने आप की चेकिंग कीजिए, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ असेसमेंट कीजिए। तो सबसे अच्छा समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ब्रह्म मुहूर्त के समय उठने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे पॉइंट ऑफ लाइट को याद करना है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो इनविजिबल है। जैसे स्विच ऑन किया तो ये पंखा चलने लगा, तो इलेक्ट्रिक करंट वायर में से फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट आंखों से देखा है आपने? नहीं देखा है। फिर भी हम उसके इफेक्ट को, उसके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं साइंस के द्वारा। वैसे ही आत्मा विजिबल नहीं है, लेकिन उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैंने तो आपको थ्योरी बताई। 180 डेज लगातार 6 मंथ्स आप सवेरे 4 बजे उठ के आधा घंटा यहाँ पे आई एम पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, मैं पृथ्वी के मध्य में चमकता हुआ अजब सितारा हूँ। ये संकल्प, ये थॉट हाफ एन आवर कीजिए। कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई फ्रेंड याद नहीं आना चाहिए, कल किसके साथ झगड़ा हो गया, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, सब जीरो। और आपको सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट को याद करना है। आपने कॉन्वेक्स लेंस का एक्सपेरिमेंट याद है आपको? नीचे का पेपर बर्न हो गया, सूरज की किरणें जो डाइवर्ट हो गया आ रही थी वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो गई कॉन्वेक्स लेंस, और बाद में वो नीचे का पेपर बर्न हो गया। वैसे ही हमारे जो मल्टीपल थॉट्स है उसको एक पॉइंट ऑफ लाइट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फिर पावर देखिए आपकी, हर फील्ड में पावर देखिए। आप जो स्टडीज कर रहे हो,
आप जो भी कर्म कर रहे हो, किचन में खाना बना रहे हो वो भी एक्सेलेंट। भगवत गीता में बोला है योगः कर्मसु कौशलम, जो योगी है उसके कर्मों में कुशलता आती है। ठीक है, तो आत्मा का अभ्यास करने के लिए राजयोग की शिक्षा भगवत गीता में बताई है। राजयोग, राजयोग क्या है किसी को पता है? ये राजयोग आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये राजयोग की जो शिक्षा है जिसको अर्जुन को भगवान ने बताया। अर्जुन बोलता था भगवान को मेरा मन बार बार चंचल हो रहा है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? अर्जुन ने ये क्वेश्चन पूछा चैप्टर नंबर 2 में, और भगवान ने उसको जवाब दिया कि इस चंचल मन को एकाग्र करने के लिए राजयोग की शिक्षा बार बार प्रैक्टिस करो। एक चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थिर करो। ये राजयोग की शिक्षा, आत्मा में स्थिर करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ो। ये राजयोग की शिक्षा बताई। ये राजयोग की शिक्षा में ये कमल का फूल दिखाया है, क्योंकि कमल का फूल जो है इट इज सिंबल ऑफ द डिटैचमेंट। डिटैचमेंट, कमल का फूल कीचड़ में रहता है लेकिन उसके बावजूद कीचड़ की एक भी बूंद उसको स्पर्श नहीं करती है, उसके पत्तों को। वैसे ही आज दुनिया में बैड कंपनी बहुत ज्यादा है, गलत चीजें बहुत ज्यादा है। गूगल खोलो, इंटरनेट खोलो, सारी गलत चीजें पहले दिखाई देती है आपको। हमारे जैसे वाइब्रेशन होंगे वही मिलेगा आपको। वाइब्रेशन अच्छे रहोगे अच्छी चीजें मिलेगी, जैसे वाइब्रेशन होंगे नेगेटिव वाइब्रेशन से नेगेटिव चीजें सामने आएगी। तो इस कीचड़ की दुनिया में दिस वर्ल्ड इज लाइक अ मड ऑफ विषय विकार, जो आत्मा के शत्रु है। देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल। आत्मा के 3 शत्रु है। किसी को पता है कौन से आत्मा के शत्रु है? देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल। किसी को पता है आत्मा के 3 शत्रु कौन है जिसकी वजह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है? भगवत गीता में बोला है there are 3 enemies of the soul which are opening the gates of the hell। नरक के द्वार खोलने वाले हैं। वो 3 शत्रु कौन है आत्मा के? किसी को पता है? The first one is the lust, the second one is the anger and third one is the greed। काम, क्रोध और लोभ। समझ में आया? लस्ट, एंगर और ग्रेड। आज दुनिया में जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं वो आपकी कौन सी सीरियल आती है? क्राइम पेट्रोल। उसमें देखना, कोई भी एपिसोड निकाल के देखना, सारे जितना भी उसका आप क्रक्स अगर फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा लस्ट, एंगर और ग्रेड। इन तीनों की वजह से ये सारी क्राइम है, सारा पापाचार है दुनिया में। भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, सब कुछ उसका मेन जो एनिमी है काम, क्रोध और लोभ। इस तीनों की वजह से हमारी माइंड और इंटेलेक्ट से स्पिरिचुअल नॉलेज, अच्छा ज्ञान और योग, मेडिटेशन की पावर सारी डिस्ट्रॉय हो रही है। इसलिए भगवत गीता में बोला है ज्ञान विज्ञान नाशनम। आपके ज्ञान का, आपके विजडम का और आपकी जो मन की एकाग्रता है, ये दोनों का नाश करने वाले हैं। ये लस्ट, एंगर और ग्रीड। समझ में आ रहा है? तो मैंने सोल का फूड बताया आपको, मैंने देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल बताए। सोल इस फिजिकल बॉडी में कहाँ रहता है वो बताया, राजयोग की व्याख्या बताई, योग का मीनिंग बताया। उसके बाद आते हैं ये जो राजयोग की शिक्षा है, ये राजयोग की शिक्षा क्या है? राजयोग की शिक्षा के 4 पिलर्स हैं। ये जो पर्सन आपको दिख रहा है ये ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के अपनी आत्मा का ध्यान करके परमात्मा से, सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ रहा है। ठीक है? और ये जिस आसन पे बैठा हुआ है उसके 4 पिलर्स हैं। द फर्स्ट पिलर इज ब्रह्मचर्य। लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ब्रह्मचर्य मीन्स क्या? प्यूरिटी ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट एंड कर्मा। मन की शुद्धता, वाचा की शुद्धता और कर्मों की शुद्धता। दिस इज ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा का आचरण।
नेक्स्ट इज शुद्ध अन्न। बोलते एज द फूड सो द माइंड, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। आपने मेडिटेशन कर लिया, स्पिरिचुअल नॉलेज सुन लिया, अच्छा आज इंटरनेट पे यूट्यूब पे भी स्पिरिचुअल नॉलेज अवेलेबल है, आप रोज सुनेंगे तो आपके नेगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे, क्लींसिंग हो जाएगा माइंड का, पॉजिटिव थॉट्स अंदर आएंगे, नेगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। तो ये जो शुद्ध अन्न है, जो ईश्वर की याद में, भगवान की याद में जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है, वो अच्छी अपने माइंड से जब खाना बनाता है तो उसके वाइब्रेशंस उस खाने में उतरते हैं, और वो खाना जब हम खाते हैं तो खाने वाले में भी वो वाइब्रेशंस उतरते हैं। समझ में आ रहा है? आप रेस्टोरेंट्स में, होटल में खाना खा रहे हो, वहां बढ़िया आपसे भी अच्छे कपड़े पहना हुआ शेफ आता है आपके सामने, और वो शेफ जो खाना बना रहा है, वो खाना बनाते वक्त उसके माइंड में अगर प्रोस्टिट्यूशन के गंदे डर्टी थॉट्स आ रहे, उसके माइंड में किसी को वायलेंस, हिंसा करने के, मार डालने के, हत्या करने के, मर्डर करने के थॉट्स आ रहे, उसके माइंड में गंदे गंदे विचार चल रहे, तो खाना तो टेस्टी है, लेकिन क्या उसके आंखों से, हाथों से जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, उसका असर भोजन के ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ या ना? उसका वाइब्रेशंस का असर भोजन के ऊपर होता है, और भोजन खाने वाले के ऊपर भी होता है। तो एज अ फूड सो द माइंड, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। आज हमारा माइंड जो है उसमें निगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि भोजन भी हमारा ऐसा हो चुका है पूरी तरीके से। भगवत गीता में 3 प्रकार के भोजन बताए, सात्विक भोजन, राजसी भोजन, तामसी भोजन, प्योर, सेमी प्योर और इम्प्योर फूड। 3 प्रकार के भोजन बताए, चैप्टर नंबर 16। मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप गूगल में जाके चेक कर सकते हो। तो थर्ड वन इज डिवाइन क्वालिटीज। आज हमारे अंदर के डिवाइन क्वालिटीज खत्म होते जा रहे हैं, और हमारे अंदर कौन से क्वालिटीज बढ़ रहे? डेमोनिक, डेविल। हमारे अंदर, सबके अंदर शैतान है या नहीं है? कलयुग में बोलते हैं कि कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। ये कली राक्षस माना शैतान, माना 5 विकार, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड इगोइज्म। ये कली राक्षस है, यही शैतान है। और राम और रावण की युद्ध हमारे अंदर चलती रहती है। देवता और देवी, इसकी जो बैटल है हमारे अंदर चलती रहती है, और हमेशा कौन विजयी हो रहा है? हमारे अंदर का डेविल विजयी हो जाता है कलयुग में। अच्छा, 100 में से 100 अगर आप 100 लोगों से कनेक्शन किया, उसमें कलयुग में आपको 90% लोग गलत मिलते हैं, बैड कंपनी। सिर्फ 10 लोग हैं आपको अच्छी राह पर, अच्छी चीजों की तरफ लेके जाएंगे, 90% गलत मिलता है। तो राजयोग की जो शिक्षा है वो डिवाइन क्वालिटीज आपके अंदर की बढ़ाने की। और भगवत गीता में चैप्टर नंबर 16 में डिवाइन क्वालिटीज कौन से है? दया, क्षमा, शांति, अहिंसा, कंपैशन, अलग अलग क्वालिटीज दिए हुए डिवाइन क्वालिटीज, उसको आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज सत्संग। सत्संग माना स्पिरिचुअल एजुकेशन। रोज आपको 1 घंटा स्पिरिचुअल चीजें, स्पिरिचुअल थॉट्स माइंड में आप ले लोगे तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। तो स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो राजयोग से आत्मा के अंदर 8 पावर्स आती है, 8 पावर्स, आत्मा की अष्ट शक्तियां। कौन सी आत्मा की अष्ट शक्तियां है? अगर आपने राजयोग का अभ्यास किया और आपकी पावर आत्मा की बढ़ गई, तो ये 8 पावर्स आपके अंदर आ जाएगी। सबसे पहली पावर, क्लॉकवाइज हम एक आवाज में बोलेंगे और मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। सबसे पहली पावर है समेटने की शक्ति। सब लोग बोलेंगे जोर से एक आवाज में। सबसे पहली पावर है समेटने की शक्ति का अर्थ है पावर टू बैकअप। पावर टू बैकअप मतलब मेरे माइंड के थॉट्स अलग अलग जगह डाइवर्ट हो रहे हैं। एक थॉट मुझे लंदन में लेके जा रहा है, दूसरा थॉट
मुझे दूसरी जगह लेके जा रहा है, गलत गलत चीजों पे, तीसरा थॉट तीसरी जगह, चौथा थॉट, सारे थॉट्स को पैकअप, पावर टू पैकअप, समेटना, ये पहली शक्ति है। सेकंड वन इज क्लॉकवाइज। एक आवाज में बोलिए जोर से, सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट। आज पावर टू टॉलरेंस हमारे अंदर कितनी है, चेक करो, अपने आप को एनालिसिस करो कितनी। कोई घर में पिताजी ने हमें डांट दिया तो तुरंत गुस्सा आता है ना, है ना, आता है, ईगो भी आता है, और गुस्सा आता है तो घर के बर्तन तोड़ना चालू कर देते, फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते, चीजें इधर उधर फेंकना चालू कर देते हैं। क्रोध की एक चिंगारी सारी परिवार को भस्म कर सकते हैं। तो सहन करने की शक्ति, ये उस पिक्चर में दिखाया हुआ है। वो बच्चा क्या कर रहा है, पत्थर से मार रहा है पेड़ को, और पेड़ क्या दे रहा है रिटर्न में, पेड़ दे रहा है, फल दे रहा है। तो ये सहन करने की शक्ति पेड़ से सीखना है। हमें किसी ने एक गाली दे दी तो हम उसको 10 गालियां देते हैं, किसी ने एक चाटा मार दिया हम उसको इतना मारते हैं, अति में चाटे का बदला बहुत जबरदस्त रहता है। तो सहन करने की शक्ति हमारे अंदर कमजोर हो चुकी है। तीसरा क्या है, थर्ड वन, संभालने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट, पावर टू एसिमिलेट। क्लासरूम में, हॉस्टल में अगर आप रह रहे तो हॉस्टल का लाइफ कैसे रहता है, अलग अलग संस्कार वाले बच्चे इकट्ठा आते हैं, तो हमें वहां पावर टू एसिमिलेट, पावर टू एडजस्ट। जैसे समुद्र में नदी नाले सबका कचरा इकट्ठा हो जाता है, समुद्र उसको अपने पास ले लेता है, वैसे दूसरों की जो बैड क्वालिटीज है उसके साथ, उनके अलग अलग जो संस्कार है उसके साथ एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। इवन फैमिली में भी ये चीजें जरूरी है। नेक्स्ट वन क्या, जोर से, परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। जो चोरी होता है वो असली हीरा कौन सा है, नकली हीरा कौन सा है, इसको परखता है। ये आत्मा की शक्ति है। आज हमको परखना नहीं आता है। आज हमारे लाइफ में लोग आते हैं, हमको धोखा देके चले जाते हैं, नकली होते हैं, असली नहीं होते, और हम उनको परख नहीं पाते। परखने की शक्ति। नेक्स्ट वन, निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर। दिस इज द पावर ऑफ द इंटेलेक्ट, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। ये निर्णय करने की शक्ति हमारी कमजोर हो चुकी है। आज हम बैड चॉइस कर देते हैं, गुड एंड बैड में, हम राइट एंड रॉन्ग में रॉन्ग ही चॉइस कर लेते हैं। तो निर्णय करने की शक्ति इसलिए कमजोर हो गई क्योंकि इंटेलेक्ट को जो फीड कर रहे हैं ना, वो गलत फीड कर रहे हैं, तो डिसीजन भी गलत ही आ रहा है। अच्छा फीड करो, अच्छा डिसीजन आएगा। नेक्स्ट, सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस है। जैसे अर्जुन के सामने चैलेंजेस खड़े थे और अर्जुन बैटलफील्ड से भाग रहा था, घबरा गया था, थर-थर कांप रहा था, गांडीव धनुष को फेंक दिया, तो भगवान ने उसको ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज दी, ऐसी विल पावर बढ़ाने की नॉलेज दी, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की नॉलेज दी। वो युद्ध भूमि में उसने युद्ध किया। वैसे ही हम सब अर्जुन हैं। हमारे लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस हैं, आज हम उसको फेस नहीं कर पाते हैं। शास्त्रों में बोला है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते सो जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया तो वन हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड हैज कॉन्कर्ड एंटायर वर्ल्ड। तो माइंड का कंट्रोल ये सबसे बेस्ट कंट्रोल है। हिटलर, मुसोलिनी, अलेक्जेंडर, नेपोलियन बोनापार्ट, इन लोगों ने शस्त्रास्त्रों के आधार पे दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन क्या ये दुनिया को जीत पाए? नहीं जीत पाए। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ, उसको बोलते हैं आदि योगी, और उनको और एक नाम दिया है विश्वनाथ। विश्वनाथ मतलब मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, जिसने सारे जगत को जीत लिया। ये माइंड की कंट्रोलिंग की पावर से जीतने की बात है। नेक्स्ट, पावर टू कोऑपरेट, सहयोग करने की शक्ति। टीम वर्क से बड़ा पहाड़ जैसा प्रोजेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो, प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। फिर जाके आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, कंपनीज में जाएंगे, वहां टीम वर्क करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ होता है, टॉर्टॉइस, जब जरूरत नहीं अपने अंगों को, अपने ऑर्गन्स को अंदर ले लेता है। वैसे जो योगी पुरुष होता है वो अपनी इंद्रियों को विषय भोगों से खींच लेता है।
विषय भोग क्या होते हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। मतलब आंखों से सुंदर सुंदर चेहरे देखने हैं, स्पर्श, टच, अच्छा टच मिलना चाहिए, रूप, रस, जिह्वा को अच्छा अच्छा भोजन चाहिए, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, रस। तो ये सारे ऑर्गन्स के विषय भोग है। इससे अपने आप को जो योगी पुरुष रहेगा, जो संयम करने वाला पुरुष रहेगा, वो कंट्रोल में रखेगा अपनी इंद्रियों को। तो ये 8 पावर्स ऑफ द सोल है। ये 8 पावर्स राजयोग की शिक्षा से बढ़ सकते हैं। और राजयोग की शिक्षा, उसके 4 पिलर्स मैंने आपको बताए थे, ब्रह्मचर्य, दूसरा शुद्ध अन्न, तीसरा दैवी गुण और चौथा सत्संग, दैट इज स्पिरिचुअल एजुकेशन। दैवी गुण मींस डिवाइन क्वालिटीज, ठीक है। और फूड ऑफ द सोल मैंने आपको बताया, क्या बताया फूड ऑफ द सोल? अरे जल्दी बोलो, फास्ट। तो राजयोग की जो शिक्षा है वो आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है। द कनेक्शन ऑफ द सोल विद द सुप्रीम सोल। आत्मा की नॉलेज तो हमको मिल गई, लेकिन परमात्मा की नॉलेज क्या है? परमात्मा जो है वो सभी धर्मों का एक ही फादर है। तो फादर ऑफ ऑल दी सोल्स इज वन। क्रिश्चियन रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, बौद्धी रहे, हिंदू रहे, सभी का बाप एक ही है। इसलिए बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर आपस में भाई भाई है तो बाप एक होना चाहिए ना। द फादर शुड बी वन एंड द ओनली वन, ठीक है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है और सबने उसको नाम अलग अलग दे दिए। कोई उसको अल्लाह करके पुकारता है, कोई गॉड, कोई उसको शिव, कोई ईश्वर करके पुकारता है। वो एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो एक अलमाइटी अथॉरिटी है, एक सुप्रीम अथॉरिटी है जिसके पास हैप्पीनेस, पीस, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता, नॉलेज सब कुछ है। और ये सारी चीजें हमारे अंदर नहीं है। हमारा पात्र खाली हो चुका है, उसका भरा हुआ है। तो अगर हमें फिर से भरना है आनंद, सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, तो उससे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो परमात्मा जो है बोलते ऊपर वाला है ना। डॉक्टर बोलते मैंने सारे एफर्ट्स कर लिए, ऊपर वाला चाहेगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो वो ऊपर वाला नीचे आने का समय कौन सा है, किसी को पता है? वो जो ऊपर वाला नीचे कब आता है? जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक इस दुनिया में जो पाप बढ़ रहे हैं, मोरल वैल्यूज डिग्रेड हो रहे हैं, इसमें चेंजेस नहीं होंगे, युग परिवर्तन नहीं होगा, इस दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो उसका नीचे आने का समय भगवत गीता में बोला है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, whenever there is a defamation and degradation of the religion, true religion, and when there is a spread of the irreligiousness, उस समय मैं सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुर्जनों का विनाश करने के लिए मैं इस धरती पर अवतार लेता हूं। तो अभी जो समय चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है अभी? ये जो आपको सामने दिख रहा है, दिस इज द वर्ल्ड साइकिल। ये वर्ल्ड साइकिल, इसमें स्वस्तिक बनाया हुआ है। स्वस्तिका, देयर आर 4 कंपार्टमेंट्स। द फर्स्ट कंपार्टमेंट इज सतयुग, दैट इज गोल्डन एज। सेकंड कंपार्टमेंट इज त्रेता युग, दैट इज सिल्वर एज। थर्ड कंपार्टमेंट इज द्वापर युग, दैट इज कॉपर एज। एंड द फोर्थ कंपार्टमेंट इज कलयुग, दैट इज आयरन एज। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग। अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। क्या चल रहा है? घोर पापी कलयुग। तीन महीने की छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं। मनुष्य राक्षस के समान बनता जा रहा है, जानवर से भी बदतर बनता जा रहा है। वो जानवर में जो क्रूएल्टी रहती है, उससे ज्यादा क्रूएल्टी मनुष्य के अंदर आज की डेट में है। ऐसी राक्षसियत, हैवानियत, रावण जो है वो मनुष्य के अंदर है। समझ में आ रहा है? तो ये पापाचार बढ़ता चला जाता है कलयुग के अंत में, और उसकी वजह से हमारे बुद्धि से अच्छा ज्ञान, अच्छाइयां सारी मिट जाती है और बुराइयां अंदर आ जाती है। तो कलयुग का जो समय है, उस समय अंधकार फैला हुआ है सारी दुनिया में। डार्कनेस ऑफ द इग्नोरेंस। किस चीज का इग्नोरेंस? इग्नोरेंस, वी डोंट नो व्हाट इज सोल एंड व्हाट इज सुप्रीम सोल। वी डोंट नो हाउ टू कॉन्सेंट्रेट आवर सोल। हम हमारी जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसको भूल चुके हैं पूरी तरीके से। तो ये जो समय है, इस समय हम एक हिंदूज
में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसको बोला है महाशिवरात्रि। ये महाशिवरात्रि में रात्रि शब्द का प्रयोग किया है। कृष्ण का जन्मदिन आप महाकृष्ण रात्रि क्यों नहीं मनाते हो? वो तो रात को 12 बजे ही करते हो ना सेलिब्रेट, तो महाकृष्ण रात्रि क्यों नहीं बोलते हो? राम का जन्मदिन महाराम रात्रि क्यों नहीं बोलते हो? महाशिवरात्रि ही क्यों बोला है? रात्रि का मीनिंग है, रात्रि मीन्स कलयुग। कलयुग ये रात्रि के समान है, जहां अंधकार है, डार्कनेस है, और अंधकार में, डार्कनेस में पाप होते हैं, चोरी डकैती, सारे गलत काम, गंदे काम, बुरे काम, सारे स्मगलिंग, सारे भ्रष्टाचार, सारे गलत काम कब होते हैं? रात्रि में होते हैं। तो कलयुग ये रात्रि है, रात्रि के समान है। और महारात्रि बोला है, महा मीन्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन आ चुकी है। ऐसे समय शिव इस धरती पर अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। In an ordinary human being, he incarnates in an ordinary human being and he transforms papi Kalyug into pavan Satyug, sinful Kalyuga into pure Satyug। ये ट्रांसफॉर्मेशन आज का पॉलिटिकल लीडर, आज का क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली, रोहित शर्मा ये नहीं कर सकते। आज का फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो वो नहीं कर सकता ये ट्रांसफॉर्मेशन। वो मोरल वैल्यूज को डिग्रेड जो होती जा रही है, पापाचार बढ़ता जा रहा है, दुनिया में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, वो चेंज नहीं कर सकता। लेकिन आज हमने, आज के जो ये सेलिब्रिटीज है, ये क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, ये पॉलिटिकल लीडर, इनको हीरो बना के रखा है आपने। ये दुनिया को और नीचे लेके जा रहे हैं, सारी की सारी दुनिया को। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे रात के बाद दिन आता है, दक्षिणायन के बाद सूरज उत्तरायण होता है, और समर के बाद विंटर सीजन आता है, रेनी सीजन, फिर विंटर सीजन, फिर से समर सीजन। उसी के जैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। ये वर्ल्ड साइकिल रोटेट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। एवरी 5000 ईयर्स के बाद ये सेम टू सेम रिपीट होता है। और आज हमको इस चीज का पता नहीं है कि अभी जो समय चल रहा है, उस समय मॉडर्न साइंस जो है, इन्होंने मनुष्य के विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने फर्स्ट एटम बम का इन्वेंशन किया। पता है, रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम का फिजिसिस्ट था, उसने फर्स्ट एटम बम का इन्वेंशन किया। और आज 80 साल के बाद, आफ्टर 80 इयर्स, छोटी सी छोटी कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है ना। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा कंट्री, उसका प्रेसिडेंट का नाम क्या है? किम जोंग। वो अमेरिका को धमकी देता है। नॉर्थ कोरिया इतना सा छोटा सा, दिल्ली के जैसा एरिया है उसका क्षेत्रफल। वो किम जोंग वो अमेरिका को धमकी देता है। किस बेसिस पे धमकी देता है? न्यूक्लियर वेपन्स के बेसिस पे। उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान के पास आज दाल खाने के लिए, दाल चावल आटा नहीं है, उनके बच्चों के लिए पिलाने के लिए दूध नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास आज एटम बम है, न्यूक्लियर वेपन्स है, और वो धमकी देते रहते हैं। तो दुनिया में आज साइलेंस की पावर और स्पिरिचुअलिटी भूल गए। उसकी वजह से जातियां आपस में झगड़ रही है, धर्म आपस में झगड़ रहे, मनुष्य आपस में झगड़ रहे, देश आपस में झगड़ रहे, राज्य आपस में झगड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का झगड़ा तो सबने देखा है ना, डिवाइड होने के पहले। और अभी कर्नाटक और तमिलनाडु का क्या झगड़ा है पता है आपको? क्या झगड़ा है कर्नाटक और तमिलनाडु, दो स्टेट्स के बीच में? कावेरी का वाटर। कावेरी का वाटर कौन पिएगा? तू पिएगा या मैं पिएगा? झगड़ रहे दोनों आपस में। पाकिस्तान बोल रहा है मेरी एयर स्पेस से भारत का एरोप्लेन ट्रेवल नहीं करेगा। मतलब आपने हवा भी बांट दी, आपने पानी भी बांट दिया, आपने जमीन भी बांट दी। जो भगवान ने आपको नेचर जो दिया था, वो सबके लिए समान रूप में दिया था, आपने सबको बांट दिया। अब आपस में झगड़ा कर रहे हो। नाउ because of this scientific development, now the entire world is on the verge of the World War III. Am I right or wrong? We are on the verge of the World War III. तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे सारी दुनिया खड़ी हुई है। Yes or no? हाँ? तो वर्ल्ड वॉर 3 जो है, आज जो एटॉमिक वेपन्स है, अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो ये न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए जाएंगे,
रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस करेंगे तो ये सारी दुनिया एक सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आज सारे कंट्रीज के पास ये न्यूक्लियर पावर है, ये न्यूक्लियर वेपन्स की पावर है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने एक्सप्लोजिव्स रखे हुए हैं, am I safe in my house? In the similar manner, ये वर्ल्ड वसुधैव कुटुंबकम, दिस वर्ल्ड इज वन फैमिली। ग्लोबलाइजेशन हो गया। आज हमारे लोग अमेरिका में जाते हैं फ्लाइट में बैठ के, कनाडा में जाते हैं, हमारे लोग सऊदी अरेबिया में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, सब जगह वर्ल्ड इज वन फैमिली। ग्लोबलाइजेशन हो गया, आपके इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन हो गया, पूरी तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो गया। लेकिन आज हम इस घर में सुरक्षित नहीं है। आपकी बुलेट ट्रेन आई, आपकी मेट्रो ट्रेन आई, बार-बार डर रहता है, अरे घर वाले फादर पूछते हैं, मदर पूछती है, ठीक से पहुंच गई ना तू बेटा? क्यों पूछते? बिकॉज वी आर नॉट सेफ इन आवर हाउस। क्योंकि आज सारी दुनिया में ये वर्ल्ड वॉर 3 की वजह से ये न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस है, हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर्स होने के चांसेस है। दुनिया में धर्मों के बीच का झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है, नेशनल कैलेमिटीज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और अगर न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर बॉम्ब का अगर एक्सप्लोजन होगा तो उससे क्या होगा? न्यूक्लियर बॉम्ब का अगर एक्सप्लोजन होगा तो अर्थ का टेंपरेचर इंक्रीज हो जाएगा। आया ना? अर्थ का टेंपरेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? अर्थ का टेंपरेचर इंक्रीज होने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे, और ग्लेशियर्स मेल्ट होने से क्या होगा? ओशंस का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, और वाटर लेवल इंक्रीज होने से क्या होगा? जो बड़े-बड़े कॉन्टिनेंट्स है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे आइलैंड्स है, ये सबमर्ज हो जाएंगे समुद्र के अंदर। नासा की रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नासा की रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो इंटरनेट पे। नासा की रिपोर्ट है कि आने वाले 7-8 सालों में बॉम्बे, काटला, विशाखापट्टनम, 8-9 सिटीज के नाम बताए, ये सारे के सारे सबमर्ज हो जाएंगे समुद्र के अंदर। तो आज जो ये परिस्थिति आ रही है उसका मूल कारण है मनुष्य के वाइब्रेशन, साइलेंस की पावर। हमारी जो मन के थॉट से ये बिगड़ गए, हम बिगड़ गए तो सारी दुनिया में विनाश आ गया। साइंटिस्ट ने अपनी तीखी बुद्धि से मनुष्य के डिस्ट्रक्शन के सारे साधन तैयार कर दिए। तो ये वीडियो क्लिप देखिए, इसमें साउंड नहीं है, साउंड नहीं है। अगर अर्थक्वेक्स आए तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ये ताश के पत्तों के जैसे नीचे गिर जाएगी। Around nuclear weapons, oceans or earth in the sky. ये जैसे कोई पेशेंट होता है, उसको डेथ बेड में होता है तो उसको वेंटिलेटर पे रखता है डॉक्टर, वेंटिलेटर। वैसे ये सारी दुनिया अभी अंतिम सांसें गिन रही है। We are on the verge of the destruction। लेकिन जो भारतवासी इंडियंस है, वो सारे कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। उनको पता नहीं है कि भगवान इस दुनिया में आकर स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल एजुकेशन खुद दे रहा है, और ये युग का ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। कलयुग से सतयुग। सतयुग जो है एक आइडियल नेशन की कंसेप्ट है। सतयुग में पाप नहीं होंगे, सतयुग में बीमारी नहीं होगी, सतयुग में बुढ़ापा नहीं होगा, सतयुग में किसी भी प्रकार की चोरी, डकैती, कोई दुख, अशांति कुछ भी नहीं होगा। इसको बोलते हैं राम राज्य। वो अगर राम राज्य है तो ये रावण राज्य है। उसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग, वैकुंठ या राम राज्य या सतयुग। सबने उसको अलग अलग नाम दिए, एक ही कंसेप्ट है। तो
नॉस्ट्राडेमस, इस प्रेडिक्टर का नाम किसी ने सुना है? वर्ल्ड फेमस प्रेडिक्टर नॉस्ट्राडेमस। किरो, किट, एंडरसन, जुलबर, ये भविष्यकार है, इन्होंने भविष्यवाणियां की है। और गोपीनाथ शास्त्री भारत में कल की पुराण और भविष्य मालिका, इन्होंने प्रोफेसीज की है, भविष्यवाणियां की है। उसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है, 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से, नॉर्थ इंडिया से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा और वो ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज देगा सारी दुनिया को कि सारे साइंटिस्ट भी सरप्राइज हो जाएंगे। वो ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा इस सारी दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत स्थापन करेगा और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। बड़ी बड़ी महासत्ताएं अमेरिका, रशिया, चाइना, इन सबका विनाश हो जाएगा। एक भारत अविनाशी खंड बन जाएगा और कलयुग का ट्रांसफॉर्मेशन होके प्योर सतयुग। तो ये जो शिक्षा है, ये स्वयं परमात्मा, सुप्रीम पावर स्वयं धरती पे जब अवतार लेते तभी ये पॉसिबल है। और वही ट्रांसफॉर्मेशन करते, भगवत गीता में बोला है जगत विपरिवर्तते, आई ट्रांसफॉर्म दिस पापी कलयुग इनटू पावन सतयुग इन द रिवर्स डायरेक्शन, सिंफुल वर्ल्ड इनटू प्योर वर्ल्ड। रिवर्स डायरेक्शन में मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ। और कैसे ट्रांसफॉर्म करता हूँ? सिर्फ स्पिरिचुअल एजुकेशन, राजयोग की शिक्षा, इससे मैं ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।